सभी कमाते हैं, कुछ थोड़े कम तो कुछ थोड़े ज्यादा, लेकिन पैसे कमाने से ज्यादा अहम है अगर हम पैसे की चिंता से आजाद हो जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी की। वित्तीय आजादी पैसे जमा करने या उसका निवेश करने से कहीं आगे है। वित्तीय आजादी आपको मौका देती है खुलकर जीने की और वो सब करने की जो आप चाहते हैं। अगर हम ये कहें कि अगर आप वित्तीय रूप से आजाद हैं तो आप कामयाब हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन ये वित्तीय आजादी या पैसे की चिंता से मुक्ति मिलेगी कैसे? आज आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी इसी सवाल का जवाब आपको देगा और इसमें हमारी मदद करेंगे जाने माने फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला। गौरव, आपका स्वागत है। चलिए बताते हैं आपको क्या है खास आज के शो में। आजादी के मौके पर कैसे मिले पैसे की चिंता से मुक्ति? आपकी वित्तीय आजादी के लिए आखिर क्या है जरूरी? वित्तीय आजादी कब खतरे में और कैसे बचा जाए इस खतरे से? तो कैसे मिले पैसे की चिंता से आजादी, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। और गौरव, सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब हम वित्तीय आजादी की बात करते हैं या पैसों की चिंता की मुक्ति से के बारे में बात करते हैं, तो ये असल में किस तरह की चिंता है जिससे हमें आजादी पानी चाहिए? देखिए, ये एक सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि हमें ऐसी फिक्र रहती है कि हमें अगर पूर्ति आजाद पूरते पैसे नहीं है, अगर हमारी पूर्ति बराबर हमने जिम्मेदारी अदा ना कर पाए या कल किसी वजह से हमारा जो रेगुलर आमदनी होती है नौकरी चली जाए या कोई घर में बीमारी आ जाए या क्या मैं बच्चों के लिए या बेटी के लिए पढ़ाई या उनकी शादी वगैरह के लिए पैसे जुटा पाऊंगा या जुटा पाऊंगी, तो ये एक मन में फिक्र रहती है, ये एक डर रहता है। ये सबसे बड़ा डर है। उसकी वजह से एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी आती है। तो काफी सारे सवाल मन में होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और हकीकत में हमें उन चिंताओं से, उन फिक्रों से, उन एंजाइटी से आजादी चाहिए। वो एक सबकॉन्शियस माइंड पे डील करने की जरूरत है, क्योंकि कितने भी पैसे आप इकट्ठे कर लो, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने से आपको वित्तीय आजादी नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि पैसे की जरूरत नहीं है, और वो एक कॉन्शियस माइंड है, उससे भी डील करना ही होगा। लेकिन मानसिक से भी जो मन में जो अलग अलग भावनाएं उठती है, उससे भी डील करना इतना ही जरूरी है। ऐसा ना हो कि हम पैसे के पीछे इतने भागते रहे वित्तीय आजादी के लिए कि हम पैसे के गुलाम बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर एक मानसिकता भी होती है जिससे हमें आजादी पाने की सख्त जरूरत है, लेकिन पैसे इकट्ठा करना और पैसे के पीछे भागना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप पैसों को सही जगह निवेश करें। और इसीलिए हम एक जो चिंता है पैसों को लेकर उसे अब यहाँ पर एड्रेस करते हैं। सबसे पहला डर जो होता है वो है अचानक नौकरी अगर हमारी चली जाए या किसी भी कारण जो कमाने वाला व्यक्ति है वो ना कमा पाए तो हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। ये सबसे बड़ा डर होता है हर किसी के अंदर। इसको हम कैसे एड्रेस करें? देखिए कविता जी, आपने ये शो पे कई दफे वो कंटिजेंसी फंड के बारे में शोज भी किए हैं, डिस्कशन भी किया है और हमेशा हम अपने दर्शकों को ये बताते रहे हैं कि कंटिजेंसी फंड जरूरी है। ये कंटिजेंसी फंड इसलिए जरूरी है कि अगर किसी वजह आमदनी रुक जाए रेगुलर, किसी वजह हो, फिर वो इकोनॉमिक कंडीशन के कारण नौकरी चली जाए या पे कट्स हो जाए या कोई कैटास्ट्रॉफी है जैसे कि भूकंप आया या बाढ़ आई या कोई मैनमेड है बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, तो 3 महीने का रिजर्व 90 दिन, ये 90 दिन जो है वो ऐसे ही नहीं कहते, उसके पीछे एक लॉजिक है। 90 दिन एक इनफ टाइम रहता है, सफिशिएंट टाइम रहता है जिससे हम ये कैटास्ट्रॉफी जो है उसको एक्सेप्ट कर पाए और एक रैशनल डिसीजन ले पाए। इसलिए कंटिजेंसी फंड रखना बहुत ही जरूरी है ताकि ये कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें उसके लिए एक प्रोविजन करके रखा है। बिल्कुल, यहाँ पे कंटिजेंसी का मतलब है कि एक 6 से 8 महीने की जो आपकी सैलरी है वो आप इकट्ठा करके या तो किसी लिक्विड फंड में डाल दीजिए या तो आप एफडी कर दीजिए या तो फिर आप स्वीप इन एफडी भी कर सकते हैं। क्या ये जरिए हो सकते हैं कंटिजेंसी फंड? तो हम नॉर्मली कहते हैं कि करीब 1 या 2 हफ्ते का रिजर्व कैश घर में रख ले, क्योंकि कल उठ के बहुत बाढ़ आ गई और कल सुबह हमें दूध और वेजिटेबल्स खरीदने हैं तो कैश की जरूरत है। बाकी का फिक्स डिपॉजिट लिंक टू सेविंग्स अकाउंट जो अपने स्वीप इन अकाउंट या 2 in 1 अकाउंट या हर एक बैंक अलग अलग नाम से बुलाती है, वो लिंक टू एटीएम कार्ड अगर कर दें और घर के सभी मेंबरों को ये पता हो कि ये पैसे इमरजेंसी के लिए है तो फिर वो इमरजेंसी की एक प्रोविजन हो गई।
बिल्कुल, ये तो बात हुई है इमरजेंसी फंड की, लेकिन अगली चिंता पैसों को लेकर ये होती है कि बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव की वजह से कहीं मेरे पैसे जो हैं, जो मैंने पैसे लगाए हैं, वो नुकसान ना हो जाए, मुझे उससे बाजार में अगर गिरावट आ जाए तो जितने पैसे मैंने लगाए हैं मुझे उसकी वजह से नुकसान ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा डर है जो किसी भी इन्वेस्टर के अंदर हम देखते हैं, तो इससे कैसे मुक्ति पाई जाए? देखिए क्या होता है, ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग निवेश करते हैं लेकिन वो अपने जो गोल्स है उसको लिंक नहीं करते। तो जो निवेश करते हैं जहां पे बाजार के चढ़ाव उतार के से असर हो सकती है, तो जैसे कि इक्विटी है, इक्विटी फंड है, तो एसआईपी करें, लेकिन इक्विटी फंड में तभी पैसा डालें जो गोल्स के, जो पैसे की जरूरत आपको 8 या 10 साल के बाद में है, ताकि अगर बाजार में 1-2 हफ्ता या 1-2 महीना भी कोई चढ़ाव उतार है तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। जो पैसे की जरूरत आपको 2 या 3 साल में है उसे इक्विटी मार्केट में, इक्विटी फंड में न डाले, उसको डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में डाले, ताकि उसे बाजार के चढ़ाव उतार से कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी आप आपके निवेश आपके गोल के अनुरूप करेंगे, गोल को ध्यान में रख के करेंगे, तो ये चढ़ाव उतार है उससे आपको एंजाइटी नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी। क्लियरली यहाँ पे आपको बस करना यह है कि लंबी अवधि के लिहाज से ही पैसे निवेश करने, और अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका फायदा आप उठा सकते हैं। राइट, सही बात है, एकदम सही बात है। फिर आपका पूरा एटीट्यूड टुवर्ड्स जो एसआईपी है वो कंप्लीटली बदल जाएगा। फिर तो आप अगर बाजार में गिरावट आई तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि वही पैसों में मैंने ज्यादा खरीदारी कर दी। तो ये लिंक जब करोगे तो बाजार के चढ़ाव उतार आपको अच्छे लगेंगे, अगर लिंक नहीं करोगे तो आपको फिक्र होगी। लेकिन ऐसे में एक डाइवर्सिफाइड अप्रोच, चूंकि आपने जिक्र भी किया है, डाइवर्सिफाइड अप्रोच अपनाने में फायदा कैसे होगा मुझे? ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो उसमें जो पैसे की जरूरत आपको 2 या 3 साल में है वो डेट फंड में रहेंगे या डेट इंस्ट्रूमेंट में, जो पैसे की जरूरत आपको 7, 8, 9 साल में है वो इक्विटी फंड में है। तो एक तो बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, पोर्टफोलियो इतना वॉलेटाइल नहीं है, और जब पैसे की जरूरत है तब निकाल ले आप। बिल्कुल, तो यहाँ पे बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से बचने का एक सरल रास्ता ये है, एक उपाय ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो। लेकिन इसी के साथ और भी कई सारे पैसों को लेकर चिंताएं जिससे हमें आजादी चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट की चिंता, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे की चिंता, उनकी शादी के खर्चों की चिंता, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी में आज हम आपको दिला रहे हैं पैसों की चिंता से आजादी, यानी पैसों को लेकर आपकी जितनी भी चिंताएं हैं, आपके आर्थिक गोल्स को लेकर आप जो कुछ भी सोचते हैं, कैसे आपको उनसे आजादी मिल पाए और कैसे आपको एक सही रास्ता मिले, यही आज हम कोशिश कर रहे हैं योर मनी में। और मेरे साथ हैं गौरव मशरूवाला। अगला जो सेगमेंट है हमारा, इसमें अब हम चर्चा करेंगे रिटायरमेंट और बच्चों के बेहतर भविष्य की चिंता। लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से हमें हमारी जिंदगी को लेकर जिस तरह की इंश्योरेंस या बीमा की जरूरत होती है वो पहले डिस्कस कर लेना चाहिए। उस पर किस तरह की आपको लगता है कि लोग अमूमन अपने दिमाग में मानसिकता लेकर चिंतित रहते हैं? देखिए, बीमारी जो है उसके बारे में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स सेविंग या गवर्नमेंट ने 80D की लिमिट बढ़ा ली इसके लिए न ले, क्योंकि ये भी एक फिक्र रहती है कल उठ के फैमिली में कोई बड़ी बीमारी आ गई तो क्या होगा। अगर ये बीमारी आ गई तो क्या हमें जितनी मेहनत करके हमने निवेश किया है, जो एक पूरा बड़ा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, उसका इस पे इरोजन होगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस आता है। जो व्यक्ति कुटुंब के जो भी व्यक्ति है, जो भी मेंबर्स है वो कमा रहे हैं, कल उठ के किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई या अकाल मृत्यु हो गई, तो अगर इनफ लाइफ इंश्योरेंस कवर है, अगर इनफ जीवन बीमा लेके रखा है, तो वहां से भी हमको एक रकम मिल जाएगी। तो वो भी एक प्रकार की मानसिक आजादी है। तो ये दोनों पहले देखना चाहिए, बाद में निवेश के बारे में सोचें। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको इंश्योरेंस के जरिए अपने आप को कवर कर लेना चाहिए। और यहाँ इंश्योरेंस आपको रिस्क कवर की तरह ही लेनी चाहिए और ना ही इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह। लेकिन अगले पड़ाव पे आते हैं जो है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसके लिए हम कहते हैं कि जितना जल्दी आप प्लानिंग करना शुरू करें उतनी जल्दी आपको आजादी मिल पाएगी। कम से कम इस सोच से आप आजादी पा पाएंगे कि रिटायर होने के बाद मेरा क्या होगा। जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करने के क्या फायदे हैं? देखिए, रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो एक मैराथन रेस है, वो एक स्प्रिंट नहीं है कि रिटायरमेंट के पहले 5 साल या आखिरी 5 साल या 10 साल में भाग करके हमने वो जीत ली। इसलिए ये एक हैबिट है।
अगर जिस दिन से आपने जॉब चालू की या पहली आमदनी चालू हुई तब से अगर आपने रिटायरमेंट के बारे में छोटी छोटी रकम, फिर पीपीएफ अकाउंट है और साल के 500 रुपए रखते हैं आप, या बड़ी रकम कर पाए तो बेहतर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एसआईपी छोटी रकम 500 रुपया से चालू करते हैं, 1000 रुपए से चालू करते हैं, लेकिन रेगुलरली एक छोटी रकम भी अगर साइड में रखते हैं शुरुआत से, व्हेन यू आर इन योर 20s, तो रिटायरमेंट के बारे में इतनी फिक्र नहीं होगी। काफी सारे विकल्प है, काफी सारे प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम चर्चा करते ही रहे हैं और ये अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये एक चालू कर दे तो आपको मेंटली एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि रिटायरमेंट के लिए मेरे पास पैसे है और लास्ट 5 साल या 10 साल में फिर आपको भागना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, भले ही आपकी शुरुआत छोटी हो, आगे चलकर आप जैसे जैसे आपकी आय में वृद्धि होगी वैसे वैसे अपने निवेश को बढ़ाने की भी आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप रिटायरमेंट के लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश करते हैं तो उसे एक रिटायरमेंट गोल की तरह नाम दे दे। यहां पर मेरे ख्याल से आपके इन्वेस्टमेंट को अगर आप उस गोल का नाम दे तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन ज्यादा मिलती है। हमेशा हमेशा, और ये भी एक मेंटल फ्रीडम है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या कहते हैं कि हमने एबीसी इक्विटी फंड में निवेश किया या XYZ डेट फंड में निवेश किया। ऐसा ना करें। अगर बेटी का नाम पौला है तो पौला मैरिज इक्विटी फंड, या बेटे की पढ़ाई के लिए अगर हमें उसको अमेरिका भेजना है और उसका नाम पराग है तो पराग अमेरिका एजुकेशन फंड, उस तरह से नाम दे दे। अगर अगले साल स्विट्जरलैंड घूमने जाना है तो स्विट्जरलैंड वेकेशन रिकरिंग डिपॉजिट। उससे क्या होता है कि पूरे फैमिली की कमिटमेंट बढ़ जाती है, सब लोग उसमें कंट्रीब्यूट किसी न किसी तरह करना चाहते हैं और हमें मेंटली ये लगता है कि हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे करते हैं तो पूरे फैमिली को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, एक मेंटल आजादी मिल जाती है। और क्योंकि फोकस्ड है तो इवेंचुअली इसमें ज्यादा पैसे जाते हैं, हम ज्यादा पैसे इकट्ठे कर पाते हैं और इससे मेंटल आजादी भी मिल जाती है और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिल जाता है। बिल्कुल, तो यहां पर क्लियरली सेटिस्फैक्शन के साथ साथ प्रोत्साहन भी मिलता है। एनपीएस, पीपीएफ, पेंशन फंड्स हैं यहाँ पे, चाहे तो आप म्यूचुअल फंड में भी कम उम्र से ही अगर निवेश की शुरुआत कर सकते हैं तो अच्छा खासा रिटायरमेंट के लिए आप रकम इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन अगली चिंता यहाँ पर योर मनी में कई बार दर्शक भी सवाल पूछते हैं कि हमें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई के खर्चे के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं, फिर उनकी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठा करने हैं। हालांकि गोल बहुत सही होता है, ये तो बड़े बड़े गोल्स में से एक गोल है, लेकिन कई बार उनकी प्लानिंग में चूक हो जाती है समय को लेकर। कोई 5 साल पहले सोचते हैं इसके बारे में, कोई हमें सवाल भेजते हैं जो कि 10-12 साल का टाइम होराइजन उनके पास होता है, उतने समय के लिए वो निवेश करना चाहते हैं। लेकिन सही तरीका क्या है इस गोल को अचीव करने का और इस चिंता से आजादी पाने का? देखिए, अगर रेगुलर रिव्यू करते रहे, क्योंकि जैसे मैंने आगे जवाब दिया कि जब निवेश करे तो एक तो निवेश को नाम दे दे, ये तो एक है, लेकिन उसके अलावा रेगुलर अगर रिव्यू करते रहे तो हमारा ध्यान रहेगा कि हमने जो निवेश किया वो बराबर है कि नहीं, फैमिली को इन्वॉल्व करे तो एक कमिटमेंट बढ़ जाएगा और उसके अलावा प्रायोरिटाइज कर दे। गोल नंबर 1, गोल नंबर 2, टॉप प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, ये सब एक्टिविटीज अगर पूरे साल में 4 या 5 घंटा दे, मतलब हर 3 महीने में अगर 1 या 1.5 घंटा पूरी फैमिली, या अगर बच्चे छोटे हैं तो हस्बैंड वाइफ साथ में, जैसे कहते हैं कि फाइनेंशियल डेट पे चले जाए हस्बैंड वाइफ, तो काफी फायदा हो सकता है। क्योंकि इससे एक पूरे आपकी जो इनकम है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो 4 पहिए है हमारे पूरे फाइनेंस के, उसको एक बराबर डायरेक्शन मिल जाएगी तो फिर हमारी गाड़ी हमारे गोल्स की तरफ भागने लगेगी और उससे काफी सारा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक आजादी मिल जाती है। बिल्कुल, इसी के साथ एक और चिंता ये होती है, या चिंता से ज्यादा अब जितने भी गोल्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं गौरव जी, वो तो जिंदगी के बड़े बड़े और ये तो निभाने ही है, इन्हें तो पूरा करना ही है, लेकिन उसके अलावा हमारे कई सपने भी होते हैं, हमारी ख्वाहिशें भी होती है, अरमान भी होते हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं। उनसे कैसे मुक्ति मिल पाए? उनसे मुक्ति लेने की जरूरत नहीं, आप वो एंजॉय करें, प्लीज एंजॉय करें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, महीनों मेहनत करते हैं और उसके बाद में बचत कर लेते हैं। कहीं पे हमने खर्च में कटौती रख दी, कहीं पे हमने बराबर निवेश किया, बहुत सारी मेहनत करते हैं, तो उससे हमें दबाना नहीं है, उसे हमें भूलना नहीं है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है, लेकिन उसको प्रायोरिटाइज कर दे, एक लिस्ट बना दे कि हमें ये गोल जो है उस पर फोकस करना है। तो क्या होगा कि जब इस पर फोकस करने लगेंगे तो प्रायोरिटी आ जाएगी कि ये मेरे लिए अहम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब निवेश करेंगे तो एक तो फिजूल का खर्च, निवेश करेंगे तो गोल्स की ओर आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा हम फिजूल खर्ची नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये गोल्स है। और तीसरी बात ये हो जाएगी कि हमें भी
पता लगेगा कि हमने जो निवेश किया वो हमारे ख्वाहिशों के लिए है, तो हमें वो दिक्कत नहीं होगी, हमें वो एंजाइटी नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पर सही प्लानिंग से आप अपने सारे सपने भी पूरे कर सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है। बताएंगे आपको कि कैसे आपकी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग से आप आजादी से मुक्ति नहीं पा पाएंगे। योर मनी में आज हम आपको बता रहे हैं कैसे मिलेगी आपको पैसों की चिंता से मुक्ति। और अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कब आपकी रिस्की हो सकती है, या जब आपने ऐसे कौन से समय आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर ठीक से नहीं की हो तो आगे चल के उसका असर आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। हम अगर रैंडमली इन्वेस्टमेंट करें, गोल से लिंक नहीं है, और आगे जो हमने डिस्कशन किया कि कंटिजेंसी फंड नहीं रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रखा है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, तो अगर इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सीधा निवेश करना चालू कर दिया तो क्या होता है, कभी कभी वो जब परिस्थितियां आ जाती है, जैसे कि अगर जॉब लॉस हो गया या घर में बीमारी आ गई या जो मेन अर्निंग मेंबर है उसकी अकाल मृत्यु हो गई, तो पूरी की पूरी जो फाइनेंशियल प्लानिंग की है, जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है धीरे धीरे करके, वो पूरा वो शटर्ड होते हुए दिखेगा और फिर बहुत हमको दिक्कत होगी। कई कई तो बार तो देखा गया है कि वो फैमिली को 10, 15, 20 साल का धक्का लग जाता है क्योंकि ये प्लानिंग किया ही नहीं था, ये बीमारी के बारे में सोचा ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मिसमैच भी होता है। हमें पैसों की जरूरत 3 साल के बाद है और हमने 10 साल का लॉक इन पीरियड वाला बॉन्ड खरीद दिया, तो फिर ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमको पैसे की जब जरूरत पड़ी तो लिक्विडिटी नहीं थी। तो ये लिक्विडिटी रिस्क भी बहुत बड़ी है। तो जब हम बाहर की दुनिया को देख के निवेश करते हैं, हमारे गोल्स पे ध्यान नहीं देते, निवेश करते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। और दूसरा, जब ये कंटिजेंसी फंड, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो भी दिक्कत होती है। बिल्कुल। साथ ही अगर आपने अपने आर्थिक गोल्स को जब तय किया है और अगर महंगाई को यहाँ पर काउंट नहीं किया है, तब भी मेरे ख्याल से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग रिस्क पे हो सकती है। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा जोखिम है, लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि वो दिखता नहीं, इसलिए नहीं है, ये नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट रिस्क है और उसके लिए ध्यान दें। क्योंकि कई दफे जो हम सेफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं वो इन्फ्लेशन की रिस्क बीट नहीं कर पाता, और उसके लिए उसकी और भी बराबर ध्यान दें। बिल्कुल। साथ ही अब वक्त आ गया है आपको ये बताने का कि वो कौन से ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके बारे में हमें सोचने से अब मुक्ति पा लेनी चाहिए, उनमें निवेश करने से अब बचना चाहिए। जैसे आपने बात की इन्फ्लेशन की, तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि इक्विटी निवेश करना रिस्की है, या हम ये कहते हैं कि म्यूचुअल फंड निवेश करना रिस्की है। हालांकि म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, म्यूचुअल फंड द्वारा हम निवेश करते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं करते। तो ये जो एक सोच है, इंश्योरेंस में निवेश करना चाहिए, ये जो एक सोच है समय के साथ बदलना जरूरी है क्योंकि अभी हमारे गोल्स लंबे अरसे के, अमाउंट रिक्वायर्ड काफी ज्यादा है। तो सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को पकड़कर ही न चले, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने वो वहां पे निवेश करके गोल्स अचीव कर पाए, उसका मतलब ये नहीं हम भी कर पाएंगे। हमें सोच बढ़ानी है, सोच फैलानी है और नए तरीके से सोचना है जिससे हम हमारे गोल्स अचीव कर पाए और हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम भी रहे। और साथ ही आपको बता दें, सोने में अगर आपने निवेश किया हुआ है, जो कि एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है भारत में, उसमें भी अगर आपने निवेश किया हुआ है तो अपने पोर्टफोलियो में उसका जो कंपोनेंट है उसे कम कर दीजिए। और आगे चल के अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो वो ना करके ज्वेलरी के पर्पज से अगर आप सोने को खरीदें तो उसमें समझदारी होगी। साथ ही प्रॉपर्टी में निवेश करना हम सही मानते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पैसे वहां लॉक इन हो जाते हैं तो वो एकदम प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम लोग समझते नहीं है क्योंकि रिटर्न्स बढ़िया है, एक्सेप्टेड, लेकिन ये इमूवेबल, इंडिविजिबल और इलिक्विड असेट क्लास है। मेंटेनेंस भी बहुत दिक्कत है, खरीदने में, मेंटेन करने में और बेचने में। तो सिर्फ रिटर्न देख के उसमें निवेश न करें। अगर आपके गोल्स एक्सेप्ट हो पाते हैं, अचीव तो करें, नहीं तो न करें प्रॉपर्टी में निवेश। चलिए, तो यहाँ पर आज योर मनी में हमने आपको वो तमाम मुद्दों के बारे में बता दिया है जिनको लेकर आपको अपनी जिंदगी में अभी या आगे चलकर चिंता हो सकती है। तो आपके पास सही रोड मैप है और सही समय भी है। अपनी तमाम पैसों की चिंताओं से पाइए मुक्ति और निवेश की शुरुआत कीजिए सही समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आज शो पर आने के लिए। और इसी के साथ जाते जाते वक्त हो गया है आपको बताने का HDFC सिक्योरिटीज के टिप्स। जिंदगी में किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए कंटिजेंसी फंड बनाना बेहद जरूरी है। इस फंड में कम से कम 6 से 8 महीने की सैलरी जमा होनी चाहिए। आप लिक्विड फंड या फिर HD में भी ये पैसे जमा कर सकते हैं। निवेश से जुड़ी तमाम बारीकियां आपको पता होनी चाहिए। जब हाथ में पैसे हो तो आपको संयम से काम लेना चाहिए और सोच समझ कर इन्हें खर्च करना चाहिए।